बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटे हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है एंड दैट इज़ द होम्योस्टेसिस। बेटे जो होम्योस्टेसिस है सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। Homeostasis may be defined as it is the maintenance of internal condition of body at equilibrium despite change in the external environment. अब बेसिकली विद रेफरेंस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट है इसे टू मेजर टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। इंटरनल इन्वायरमेंट जिसे यहाँ पे इंटरनल कंडीशन का नाम दिया गया है, और एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मीन हमारी सराउंडिंग का, हमारे एटमॉस्फेयर का जो इन्वायरमेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब उसमें वो कहता है कि होम्योस्टेसिस में क्या है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है या इंटरनल कंडीशन है बॉडी की वो इक्विलिब्रियम रेट के ऊपर रहती है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बॉडी। चाहे इन्वायरमेंट में चीज़ें चेंज होती रहें तो हमारी बॉडी में वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे इन्वायरमेंट में वो क्या कहते हैं कि वाटर की क्वांटिटी चेंज होती रहती है, कभी बारिश हो जाती है, कभी ड्राई इन्वायरमेंट हो जाता है, लेकिन हम इनसाइड हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम लेवल में रहेगी। इसी तरह से सबसे बड़ी इसमें बेस्ट जो एग्जांपल है वो टेम्परेचर की है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है। बाहर जितना मर्जी टेम्परेचर होता रहे, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, 37 सेल्सियस सेंटीग्रेड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। सो तो एक ऐसा प्रोसेस है होम्योस्टेसिस जिसमें हमारी बॉडी का जो इंटरनल कंडीशन है दे रिमेन एट इक्विलिब्रियम रेट डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। एग्जाम्पल भी वही आ गई, जैसे द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी मीन इंटरनल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट अबाउट 37 सेल्सियस सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट, क्योंकि इसके ऊपर हमारे जो एंजाइम्स हैं उसकी वर्किंग मैक्सिमम होती है, इसलिए इसको यहाँ तक मेंटेन करना जरूरी होता है। इसी तरह से जैसे सर्दियों में हम देखते हैं कि टेम्परेचर डाउन चला जाता है हमारी बॉडी से, एनवायरनमेंट का हम बात कर रहे हैं, जैसे आज का टेम्परेचर 4 पे जा रहा है, 5 सेल्सियस सेंटीग्रेड पे जा रहा है, अभी कोई 9-10 पे होना है, तो वो टेम्परेचर हमारी बॉडी से बहुत कम है। हमारी बॉडी का कितना है, 37 सेल्सियस सेंटीग्रेड है, तो सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। एक दिन में टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहता है, सुबह को कुछ और होता है, नून में कुछ और हो जाता है, इवनिंग में कुछ और हो जाता है, मिडनाइट में जाके फिर डिक्रीज हो जाता है, लेकिन हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, 37 सेल्सियस सेंटीग्रेड। इसी तरह से समर सीजन में चले जाएं तो एयर का टेम्परेचर मीन एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो 45, 47, 48 पे चला जाता है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में ऐसी चेंजेस आती हैं जो टेम्परेचर को 37 सेल्सियस सेंटीग्रेड के ऊपर मेंटेन रखती हैं। इसी तरह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है दैट रिमेन्स अबाउट 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर एग्जांपल आप लोग कैंडीज खा लेते हैं, कोक पी लेते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। स्वीट्स खा लेते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की मर्जी कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक कर लें, आप लोगों की बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो कितनी रहेगी पर लीटर ऑफ ब्लड के अंदर, 1 ग्राम रहेगी, ना इससे ज्यादा होगी ना इससे कम होगी। तो मीन डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू हमारी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। अब बेटे इसमें अगर हम बात करें क्यों जरूरी है, बिकॉज आवर बॉडी सेल्स नीड द इंटरनल इन्वायरमेंट। मीन हमारी जो बॉडी है, इंटरनल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, मीन इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी की बात हो रही है, हमारे जो सेल्स हैं इंटरनल कंडीशन इन्वायरमेंट के ऊपर क्या है, मैक्सिमम वर्क करते हैं। जैसे टेम्परेचर है स्पेसिफिक होना चाहिए, पीएच वैल्यू है स्पेसिफिक होनी चाहिए, ब्लड के अंदर वाटर एंड सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत लिटिल बिट अगर चेंजेस आ जाए तो वो इफेक्ट नहीं करती, लेकिन अगर ज्यादा चेंजेस आ जाएं तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उसके ऊपर। तो इसलिए उसको मेंटेन करना क्या है, जरूरी है। फर्दर जो अगर हम एग्जांपल लें कि इस तरह से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे घर में या क्या कर सकते हैं कि थर्मोस्टेट होता है, जैसे आयरन के अंदर लगा होता है, या घर में हीटर वगैरह लगे होते हैं जो ऑटोमेटिक है,
उसमें हम स्पेसिफिक टेम्परेचर सेट कर देते हैं। इस टेम्परेचर पे टेम्परेचर कम होगा तो वो हीटर जो है वो खुद ब खुद चलना शुरू हो जाता है। और टेम्परेचर जैसे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर आएगा तो वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या लगा होता है, थर्मोस्टेट लगा होता है, जो टेम्परेचर को क्या कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है। लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए मीन हमारी बॉडी किस तरह से वर्क करती है टेम्परेचर को या होमोस्टेसिस में, हम एक थर्मोस्टेट को एज अ सैंपल के तौर पर ले लेते हैं। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल रूम टेम्परेचर, जैसे आजकल का सीजन चल रहा है तो उसी के अकॉर्डिंगली ये एग्जांपल हम ले लेते हैं। रूम टेम्परेचर फॉल्स हो गया, हमें ठंड लग रही है, फौरन क्या होगा कि जो थर्मोस्टेट है वो एक्टिवेट होकर हीटर को ऑन कर देगा। अब जब हीटर ऑन होगा तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा, जो हमारे जो रूम का जो टेम्परेचर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू वार्म एयर इज प्रोड्यूस्ड। तो वार्म एयर आएगी। अब जैसे वार्म एयर आएगी इससे क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है। सो रूम टेम्परेचर राइजेस। जैसे रूम टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, यहाँ पे कंसीडर कर लें एक स्पेसिफिक सेट वैल्यू के ऊपर यहाँ पे हमने रखा हुआ था। इस तरह से जो रूम टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, फौरन जैसे रूम टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, थर्मोस्टेट एक्टिवेट होगा, क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है वहां पे टारगेट किया होता है, रूम का टेम्परेचर इतना होना चाहिए, कंसीडर कर लें वो 25 सेंटीग्रेड है या 30 सेल्सियस सेंटीग्रेड है। तो जैसे उसके ऊपर टेम्परेचर पहुंचेगा, फौरन थर्मोस्टेट शट्स ऑफ होगा, हीटर को वो क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब जैसे ही हीटर बंद होगा तो फौरन क्या है कि जो रूम टेम्परेचर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, फॉल्स होना शुरू हो जाएगा। मीन हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे आएगा। जैसे लो टेम्परेचर होगा फिर थर्मोस्टेट हीटर को एक्टिवेट कर देगा, वार्म एयर प्रोड्यूस करेगा हीटर, और फिर रूम टेम्परेचर राइज होना शुरू होता है। तो इस तरह से एक प्रोसेस चलता रहता है। तो हमारी बॉडी में भी कुछ इस तरह से थर्मोस्टेट है जो इन चीजों को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, विच इज एक्चुअली आवर ब्रेन। अब आगे फर्दर जो होम्योस्टेसिस है इसको क्या कह सकते हैं कि इस तरह से दूसरी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसकी हम बात कर लेते हैं, वो किस तरह से मेंटेन करता है। हमने कहा कि हमारे ब्लड के अंदर जो नॉर्मल जो कंसंट्रेशन होती है ग्लूकोज की, दैट इज 1 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ ब्लड के अंदर। अब हुआ ये कि आप लोगों ने स्वीट्स खाई, कोक पी ली या किसी फॉर्म में जो स्वीट्स ले ली, मीठी चीज खा ली है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो गया, मीन 1 ग्राम से ज्यादा हो गया, मीन ब्लड शुगर राइजेस अप टू द नॉर्मल वैल्यू। इस सिचुएशन में क्या होगा, फौरन जो क्या कह सकते हैं कि स्टिमुलस मिलेगा लिवर को। लिवर क्या करेगा, हमारे ब्लड में से जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को इनटेक करेगा, इनटेक करके उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन के अंदर। हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल में, हम ग्लूकोज लेवल की बात कर रहे हैं, तो लीवर का काम ये होता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बॉडी। 9th चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से जो लीवर है उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। तो ब्लड में से ग्लूकोज निकाला, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करवा दिया। तो इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली इस प्रोसेस की वजह से ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है दैट रिटर्न टू 1 ग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल पे ले आया गया। इसी तरह से आप क्या कह सकते हैं कि आप लोगों का जो फास्टिंग में है या कुछ खाया पिया नहीं है, तो उस सिचुएशन के अंदर ब्लड ग्लूकोज जो है कंसंट्रेशन वो डिक्रीज होना शुरू हो गई, मीन 1 ग्राम से कम हो गई, वो भी नुकसानदेह है। अब जैसे 1 ग्राम से इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, हम कहते हैं ब्लड शुगर जो है वो डिक्रीज हो गई है फ्रॉम दैट नॉर्मल वैल्यू। इस सिचुएशन में फिर क्या होगा, जैसे ये डिक्रीज होती है, जो लीवर है वो फिर क्या मैसेज भेजेगा, वो आप लोगों को पता है ग्लूकागोन ये सारा काम करवा रहा होता है। फिर लीवर क्या करेगा, उस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट कर देगा, इनटू ग्लूकोज। ये जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स हैं इनको ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज किस में ऐड हो जाएगी, ब्लड के अंदर। अब जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल राइज होकर कहां तक पहुंच जाएगा, 1 ग्राम तक। तो इन दिस वे आप लोग अगर शुगर इनटेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मीन आप लोगों को डिजीज नहीं है, आप डायबिटिक नहीं है या आप लोगों को कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर
इन दिस वे हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको नॉर्मल वैल्यू के ऊपर क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। आप लोग चाहे जितनी मर्जी स्वीट्स खा लें या कम खाना खाएं, दोनों सिचुएशन के अंदर हमारी जो बॉडी है उसको नॉर्मल वैल्यू के ऊपर रखती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। फिर फर्दर होम्योस्टेसिस किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। सो बिकॉज स्टेबल इंटरनल कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एफिशिएंट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। उसके में हमारी बॉडी के जितना भी मेटाबॉलिज्म है वो बेसिकली किसके अंडर कंट्रोल होता है, एंजाइम्स के। और एंजाइम आपको पता है कि ऑप्टिमम इन्वायरमेंट में, इन ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच वैल्यू, तो इस ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, इसके ऊपर इनकी मैक्सिमम वर्किंग होती है। तो ऑप्टिमम वैल्यू से वैल्यू राइज हो जाए तब इनका फंक्शन कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाए तब भी क्या हो जाता है, फंक्शन कम हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि इंटरनल कंडीशंस को ऑप्टिमम लेवल तक या इक्विलिब्रियम लेवल तक मेंटेन किया जाए। एंड द फॉलोइंग आर सम प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस, मीन टाइप्स ऑफ होम्योस्टेसिस, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। इसमें बेटे अगर हम टाइप्स देखें होम्योस्टेसिस की, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेजर टाइप्स। थर्मोरेगुलेशन है, सेकंड वन इज द ऑस्मोरेगुलेशन, और थर्ड वन इज द एक्सक्रीशन। तो इन 3 कैटेगरीज के थ्रू क्या किया जाता है, हमारा जो बॉडी जो इंटरनल कंडीशन है उनको क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर देते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की। ऑस्मो वर्ड जहां पे भी आ जाए इसका मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू वाटर। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, इट इज द मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड। मीन ब्लड हो गया हमारा, टिश्यू फ्लूइड्स वगैरह हो गए, तो उसमें जो सॉल्ट्स और वाटर है दोनों की जो कंसंट्रेशन है उसको कहां तक रखना है, नॉर्मल वैल्यू तक रखना है। ना इससे राइज होनी चाहिए ना इससे कम होनी चाहिए। एंड वी नो दैट रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड्स inside the cell control the process of diffusion and osmosis। तो इस तरह से जो सेल के अंदर मटेरियल्स की मूवमेंट हो रही होती है उसको कंट्रोल करना क्या होता है, जरूरी होता है। एंड विच आर एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। एक तो ये चीज है, क्योंकि ऑस्मोसिस स्पेशली आप लोग पढ़ते हैं कि है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अगर इन केस सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है किसी भी एरिया में और वहां पे पानी नहीं चाहिए होता, तो वाटर ऑटोमेटिकली उधर मूव करेगा, क्योंकि सॉल्ट कंसंट्रेशन राइज होने से क्या होगा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन राइज हो जाएगी और वाटर ऑलवेज हायर सॉल्यूट की तरफ क्या करता है, मूव करता है। इसी तरह से अगर किसी मालिक एरिया में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो वहां पे कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगा। क्योंकि मॉलिक्यूल्स हमेशा, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल था सॉल्ट, कोई भी मॉलिक्यूल था उसने मूव करना था फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन वहां पे सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन, सॉल्ट कंसंट्रेशन राइज हो गई, तो वहां पे तो ऑलरेडी कंसंट्रेशन राइज है तो मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते। एक तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा, हमारे जो एनिमल सेल की स्पेसिफिक बात करें और ह्यूमन की बात करें, हमारे जो सेल्स हैं उनके लिए भी वाटर और सॉल्ट्स का बैलेंस होना जरूरी है। क्योंकि अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा हो जाए तो सेल क्या बन जाता है, हाइपरटोनिक। जब सेल हाइपरटोनिक बन जाएगा उसमें एक्स्ट्रा वाटर एंटर होगा, क्योंकि वाटर हमेशा हायर सॉल्यूट की तरफ जाता है। जब ज्यादा वाटर एंटर होगा तो सेल क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। इसी तरह से अगर क्या कहते हैं कि सॉल्ट कंसंट्रेशन कम हो जाती है या वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो इन ओवरऑल चीजों के लिए ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, कंसीडर कर लें ह्यूमन बॉडी में। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने सॉल्ट्स ज्यादा इनटेक कर लिए, मीन बॉडी में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, या किसी एक्सरसाइज की वजह से, रनिंग की वजह से, या किसी डर की, फियर की वजह से स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो गई है। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सॉल्ट जब एंटर हुए तो वही बात आ गई, सॉल्ट्स ज्यादा सल्यूट हो गया तो वाटर सॉल्ट्स की तरफ मूव करेगा, हमारी बॉडी में सल्यूट की उसकी वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। अगर स्वेटिंग होगी तो स्वेट में वाटर को हमने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो किसी भी सिचुएशन के अंदर, फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, कम हो गई है, इस सिचुएशन में क्या होता है फिर, इस सिचुएशन में जो हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा एंटी डायबिटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन प्रोड्यूस करवाता है। इसका फंक्शन आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ये क्या काम करता है, फंक्शनिंग ऑफ किडनी में, नेफ्रॉन की फंक्शनिंग में कंट्रोल करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ
वाटर क्या करवाएगा, ज्यादा से ज्यादा, और फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर क्या करवाएगा, कम से कम करवाएगा। मीन हमारे ब्लड में से वाटर कम से कम फिल्टर होकर किडनी में जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल में जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा रीनल ट्यूब्यूल से वाटर रीअब्सॉर्ब होकर किस में आएगा, ब्लड के अंदर आएगा। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज करेगा ब्रेन ज्यादा से ज्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देके। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो किडनीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा वाटर अब्सॉर्ब होंगे, रीअब्सॉर्ब करेंगे, रीअब्सॉर्ब होकर वाटर जो है वो किसके अंदर चला जाएगा, ब्लड के अंदर आ जाएगा। और यूरिन इस सिचुएशन में क्या होता है, कम प्रोड्यूस होता है, या कंसंट्रेटेड यूरिन जिसे आप लोग कहते हैं, या हाइपरटोनिक यूरिन वो प्रोड्यूस होता है। इस सिचुएशन के अंदर यूरिन आउटपुट क्या होती है, लो होती है। ज्यादा से ज्यादा वाटर किसमें ऐड करवा दिया जाता है, ब्लड के अंदर। इन दिस वे हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड बैलेंस है वो मेंटेन हो जाता है, मीन वाटर सॉर्स कंस्टिट्यूशन मेंटेन हो जाती है। एक तो इस तरह से कंट्रोल किया जा रहा होता है, और दूसरा बेटे हम ज्यादा पानी पी लेते हैं, जैसे कोक की फॉर्म में, जूसेस की फॉर्म में, या किसी भी फॉर्म में वाटर बहुत ज्यादा पी लिए। सिचुएशन में क्या होगा कि हमारे जो ब्लड है उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। जब ब्लड के अंदर वाटर कंसंट्रेशन राइज होती है, ये भी नुकसानदेह है। इस सिचुएशन के अंदर हमारा ब्रेन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू कम से कम एंटी डायरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस करवाएगा। जब एंटी डायरेटिक हार्मोन कम से कम पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करेगी, इस सिचुएशन में क्या होगा, कम से कम वाटर रीअब्सॉर्ब होगा बाय द किडनीज, और ज्यादा से ज्यादा वाटर फिल्टर होगा, और यूरिन की फॉर्म में उसे क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वाटर यूरिन की फॉर्म में ऐड करवाया जा रहा है, तो इसलिए यूरिन की जो आउटपुट है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और इन दिस वे हम जो एक्स्ट्रा वाटर आया था उसको बॉडी से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और हमारा जो नॉर्मल बॉडी फ्लूइड है वो बैलेंस में रहता है। तो इस थोड़ा सा एक ओवरव्यू है कि हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। इसके बाद बेटे नेक्स्ट जो टाइप है उससे क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन क्या है, थर्मो, थर्मो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। इट इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। और हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन की बात करें तो कितना है, 37 सेल्सियस सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट है। वहां तक इसे मेंटेन करना है, ना इससे ज्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। Because enzyme of the body work best at particular temperature, mean optimum temperature. अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा हो जाए तो एंजाइम की वर्किंग कम हो जाती है, अगर टेम्परेचर इससे कम हो जाए तभी एंजाइम की वर्किंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन करना जरूरी है। बिकॉज एनी चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर में इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। अगर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम चेंज होगी तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाएगा। इन केस अगर हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज हो गया तो फिर आप लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। किस तरह से किया जाता है मेंटेन, एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, बाकी तो आगे हम टॉपिक्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी ले लेते हैं। इन केस कंसीडर कर लें बॉडी टेम्परेचर फॉल्स होता है, कैसे, जैसे आजकल का सीजन है, विंटर सीजन है, बाहर का टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर कम है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो सकता है। अब जब बॉडी टेम्परेचर कम होगा तो एंजाइम की वर्किंग भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा, मीन हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करवाई जाएगी। किस तरह से, हमारी जो ब्लड वेजल्स हैं वो क्या करती हैं, कंस्ट्रिक्ट होती हैं, मीन सुकड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ताकि जो हीट है उसको क्या किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, जैसे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं तो हमारी जो स्किन है उसकी तरफ ब्लड सप्लाई कम करवा दी जाती है, ताकि स्किन से जो हीट है वो बाहर अवेपोरेट ना हो बल्कि बॉडी के अंदर है। दूसरा, स्वेट ग्लैंड डू नॉट सेक्रेट द स्वेट, क्योंकि अवेपोरेशन नहीं होगी तो कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा। और फिर हमारे मसल्स में क्या स्टार्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मसल्स में जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगी उससे क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। इस तरह से वो हीट प्रोड्यूस करेंगे और वो जो हीट है दैट इज रिलीज टू द बॉडी। इन दिस वे जो हीट है दैट इज रिटेन विद इन द बॉडी, मीन हमारी बॉडी में हीट को रिटेन कर दिया जाता है, ना कि बाहर से जो कोल्डनेस है वो हमारी बॉडी के अंदर आए या हमारी बॉडी से हीट बाहर निकले, ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी को हीट जब प्रोवाइड कर दी जाती है तो वापस टेम्परेचर कहाँ पे आ जाता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे। अगर ह्यूमन की बात करें तो वो कितने हैं, 37 सेल्सियस सेंटीग्रेड। इसी तरह से समर सीजन में अगर हम चलें तो हमारे जो इन केस बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, रीजन की वजह से हो सकता है, जब बॉडी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर जैसे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इस सिचुएशन में क्या होगा
कि मीन हमारी बॉडी के अंदर ऐसे मैकेनिज्म होंगे जो कि हीट को अवेपोरेट करेंगे, मीन बॉडी से निकालेंगे। इसके लिए क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती है, खुल जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट को इनटेक करें और स्किन तक पहुंचाएं और स्किन से बाहर रिमूव कर दिया जाए ताकि हीट लॉस हो सके। स्वेट ग्लैंड क्या करती हैं, स्वेट सिक्रीट करती हैं और उसको अवेपोरेशन की फॉर्म में बॉडी से बाहर अवेपोरेट कर देती हैं। अब पता है कि जब बॉडी फ्लूइड अवेपोरेट होते हैं तो हीट अपने साथ लेके जाते हैं एंड इट कॉजेज द कूलिंग इफेक्ट। इन दिस वे हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। और जैसे ये सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं तो हीट हमारी बॉडी से लॉस्ट होती है और जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वापस कहाँ तक आ जाता है, नॉर्मल तक आ जाता है। इन दिस वे थर्मोरेगुलेशन मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। उसमें से एक थोड़ा छोटा सा ओवरव्यू है, डिस्टेंस किया जाता है। इसी जो है उसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज एन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, इट इज आल्सो प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस and in this process metabolic waste are eliminated from the body to maintain the internal condition at equilibrium rate। क्योंकि जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो बेसिकली हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह हो गए, हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनको बॉडी से रिमूव करना क्या है, जरूरी होता है। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं, दीज आर द वेस्ट मटेरियल्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बॉडी मेटाबॉलिज्म और हमारी बॉडी को इस दिस वे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे मैंने बताया यूरिया, यूरिक एसिड पॉइजनिंग होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल है, हमारी बॉडी में देर तक रहेंगे तो हमारी बॉडी सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए बॉडी से इनको रिमूव करना क्या होता है, जरूरी होता है। और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो ये बेटे आज का टॉपिक था। अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप लोगों का पहला चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया है, बल्कि कई तरह से पूछा जाता है, जैसे डिफाइन होम्योस्टेसिस, डिस्क्राइब इट वेरियस types with example, what is meant by homeostasis and how homeostasis control the internal condition of body, explain with example। किसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक दफा बोर्ड में जस्ट थर्मोरेगुलेशन के ऊपर नोट आया था, जस्ट राइट ए नोट ऑन द थर्मोरेगुलेशन। खैर होम्योस्टेसिस है, उसमें डेफिनेशन देंगे, एग्जांपल देंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर टाइप्स आ जाएंगी। उसमें पहली टाइप ऑस्मोरेगुलेशन है, उसकी डेफिनेशन, हमारी बॉडी में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसी तरह से थर्मोरेगुलेशन है, डेफिनेशन है, उसकी एग्जांपल आ जाएगी, क्यों जरूरी होता है। इस तरह से एक्सक्रीशन है, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह से क्या किया जाता है, हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल किया जाता है। आगे बेटे, आगे अगर हम देखें इसके एमसीक्यूज, पहले बेटे बॉडी बैलेंस ऑफ वाटर, सॉल्ट्स, टेम्परेचर एंड ग्लूकोज इज टर्म्ड है। क्योंकि तीनों चीजें हैं तो इनको कलेक्टली क्या कहा जाता है, होम्योस्टेसिस। अगर जो कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट 37 सेल्सियस सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है बेटे एक्सक्रीशन इज आल्सो प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट है डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स द ब्लड ग्लूकोज रिमेन्स एट 1 gram per liter of the blood। The maintenance of temperature in internal human body is known as thermoregulation and metabolic waste are eliminated by the excretion। सिंपल से हैं लेकिन ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है, ये पोर्शन वैसे भी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में नहीं आएगा तो एमसीक्यूज, एमसीक्यूज में नहीं आएगा तो इसमें से एक आधी डेफिनेशन लास्ट में आ जाती है। तो खैर पहला है व्हाट इज मेंट बाय होम्योस्टेसिस, गिव एग्जांपल। तो ये पहला जैसा हमने डिस्कस किया उसी तरह से आ जाएगा, इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स आ जाएंगी। डिफाइन ऑस्मोरेगुलेशन, इसमें डेफिनेशन है तो साथ आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस बता देंगे। थर्मोरेगुलेशन है, इसमें बेटे इसकी डेफिनेशन तो बॉडी इसमें एग्जांपल दी हुई है वो बता देंगे। एक्सक्रीशन है तो उसके साथ आप लोगों ने डेफिनेशन साथ मेटाबॉलिक वेस्ट भी बता सकते हैं। साइड बॉक्स में दिया होगा, ये बोर्ड में अक्सर आता होता है, डिफाइन मेटाबॉलिक वेस्ट, वहां पे जस्ट डेफिनेशन दी हुई है, एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेटाबॉलिक वेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। तो ये बेटे आज का